हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 7वां चैप्टर पापा खो गए। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो ये जो नाटक है इसमें आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका आंसर होगा कि नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा। अगर आपको कोई और लगता है तो आप उसको लिखेंगे और क्यों लगा वो भी आपको लिखना है। तो नाटक में हमें तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पात्र जो लगा वो था कौवा, क्योंकि उसको सभी घटनाओं की जानकारी थी। तो वो क्या करता था, इधर उधर जाता था उड़ के और सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। अच्छे बुरे लोगों की उसको पहचान थी। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची जो है वो बच जाती है। इसलिए हमें सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन लगा, कौवा लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। तो उत्तर होगा कि शुरुआत में जो पेड़ था उसका जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ तो वो वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था उसके आसपास। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन जो खंबा था वो तो अपनी अकड़ में था, वो पेड़ से बोलता ही नहीं था। फिर एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही क्या हुआ, गिर गया आकर, तो पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। तो इस कोशिश में पेड़ को खुद तो बहुत चोट आई और घाव भी हो गया उसको। तो लेकिन जो पेड़ है उसने क्या किया, खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया, अपने ऊपर उसने उसको रोक लिया। फिर इसी वजह से उन दोनों की उसी दिन से दोस्ती हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। जो लेटर बॉक्स होता है उसको सभी लोग लाल ताऊ क्यों कहते थे। तो आंसर होगा कि लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल था, तो इसीलिए वो लोग उसको लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। जो लेटर बॉक्स था वो लाल रंग से रंगा हुआ था, तो सब लोग उसको लाल ताऊ कहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। जो लाल ताऊ है वो किस तरह से जो अन्य पात्र हैं उनसे किस तरह से अलग है। तो आंसर होगा कि लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। तो अकेले रहने पर क्या करता था, वो भजन गुनगुनाता रहता था। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। हालांकि वो निर्जीव था, सजीव नहीं था, फिर भी उसको समाज की जो चिंताएं थी वो सताती रहती थीं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगीं। तो नाटक में जो बच्ची है उसको बचाने वाला एक सजीव पात्र है, बाकी सारे निर्जीव हैं। तो उसकी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, मज़ेदार लगी। तो आंसर होगा कि नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौन है, कौवा है। तो वो काफ़ी होशियार है, उसने क्या किया, लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान था, उसको पता था कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्या हैं और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी उसको पहचान है। तो दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले क्या करता है, भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला जो दुष्ट व्यक्ति था वो भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ाम किया जाता है, इंतज़ार करते हैं लोग। तो जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही क्या करता है, लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने और सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। तो वो सलाह देता है कि जो लेटर बॉक्स है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए कि पापा खो गए और जिस किसी को भी इस बच्ची के पापा मिले वो यहाँ पर पहुँचा दे। इसलिए बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा बहुत मज़ेदार लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी जो लड़की थी उसको घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो आंसर होगा कि जो बच्ची थी वो काफ़ी छोटी थी, अबोध थी, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था।
तो उसे अपने माता पिता का, अपने घर का भी नाम पता नहीं मालूम था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस बच्ची को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, जल्दी से उसके घर पहुंचाने में असमर्थ थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। आपको अपने घर का पता बताना है और चित्र बनाना है और वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बताना है कि आपके घर में कैसे पहुँचा जाए। आपका जो घर है उसका क्या पता है, उसको वहाँ पहुँचने के लिए कैसे जाया जा सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो आंसर होगा कि इस एकांकी को शीर्षक जो है पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा। इस एकांकी का जो शीर्षक है पापा खो गए वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो बच्ची थी वो अपने पिता का नाम और घर का नाम नहीं जानती थी। उसको नहीं पता था कि उसके पिता का नाम क्या है और घर का उसको एड्रेस भी नहीं पता था। तो इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है लापता बच्ची, क्योंकि एकांकी में क्या हुआ है, पापा ने बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था। तो हम इसका शीर्षक रख सकते हैं लापता बच्ची। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। तो पापा के खोजने का और क्या तरीका हो सकता है, जैसा कि नाटक में बताया गया है कि लेटर बॉक्स पे लिख दिया जाए कि पापा खो गए, तो आप कोई और तरीका बता सकते हैं। तो आंसर होगा कि बच्ची के पापा को खोजने के 2 तरीके और हो सकते हैं। जैसा कि पहला तरीका क्या है कि समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। और दूसरी तरकीब ये है कि जो बच्ची है उसको पुलिस थाने में ले जाया जाए और उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाए कि उसके पापा खो गए हैं, ये बच्ची खो गई है। तो पुलिस अपने तरीके से क्या करेगी, पापा को खोज निकालेगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा, अन्य वजह होगी। तो पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को उठाया गया होगा, चोर ने उठाया होगा, तब वो सो रही होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। तो संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो यहाँ पर संकेत के रूप में बताया गया है कि क्या करना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो बच्चों को समूह में चलना चाहिए, कई सारे लोगों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए और एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए और अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना चाहिए। अब आपको और उपाय लिखने हैं। तो अन्य उपाय क्या हो सकते हैं, हमें अपने घर का जो पता है, एड्रेस है, अपने माता पिता का नाम है, फ़ोन नंबर है, वो सब अपने बैग में, पर्स में या अपनी जेब में, डायरी में लिख कर रखना चाहिए। तो अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए और अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर हमें नज़र रखनी चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कोई हमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, किसी की गतिविधि पर हमें ज़रा सा भी शक होता है, तो हमें शोर मचाना चाहिए और माता पिता या पास से किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो आपको एक नाटक बनाना है, दिखाना है, जिसमें आपको रात का दृश्य दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो अगर हमें रात का दृश्य दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हल्की नीली रोशनी करेंगे ताकि लगे कि अंधकार हो रहा है और आकाश में तारों और चांद को चमकाते हुए दिखाएंगे। तो ऐसा दृश्य बनाएंगे कि हमें जो आकाश में तारे हैं और चांद है वो चमक रहा है और झिंगुर की आवाज़ निकालते हुए
वहाँ पे दिखाएंगे। लोग सुन सकेंगे झींगुर की आवाज़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हम वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कुत्ते हैं वो रात में भौंकते हैं, झींगुर हैं रात में बोलते हैं, और आकाश में तारे हैं वो चमकते हैं, चाँद चमकता है और हल्की नीली रोशनी करेंगे ताकि लगेगा कि रात हो रही है। और इसके अलावा हम जो चौकीदार होता है उसकी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि जागते रहो जागते रहो। तो इस तरह से हम रात का दृश्य बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के ब्राह्म चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से ब्राह्म चिन्हों को हटा दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या करना है, ब्राह्म चिन्ह जो है वो लगाने हैं, मतलब जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हुआ है वहाँ पर हमें ब्राह्म का चिन्ह लगाना है। तो जैसे है, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। तो यहाँ पर आपका वाक्य ख़त्म हो गया तो हम ब्राह्म का चिन्ह लगा देंगे, डंडा लगा देंगे। फिर है, अरे बाप रे वो बिजली थी या आफत। तो आफत के बाद हम ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। फिर है, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और यहाँ पर और लगा है, तो हम ये जो सेंटेंस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा इतना गहरा पड़ गया था खम्बे महाराज। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ब्राह्म। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। फिर ब्राह्म चिन्ह लगा देंगे थर थर काँपने लगते हैं के बाद। अब आपका अगला जो प्रश्न है वो है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक और ब्लैक बोर्ड का संवाद, कलम और कॉपी का संवाद, और खिड़की और दरवाजे का संवाद। तो इन दोनों में क्या आपस में बातचीत होगी? चाक और ब्लैक बोर्ड में आपस में बातचीत हो तो क्या बातचीत होगी? कलम कॉपी की बातचीत लिखनी है, और खिड़की और दरवाजे की बातचीत आपको यहाँ पर लिखनी है। तो चौक और जो ब्लैक बोर्ड का संवाद है वो आप क्या लिख सकते हैं? आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं कि दोनों की जो बातचीत है वो क्या है। तो जो चौक है वो ब्लैक बोर्ड से कहती है, ब्लैक बोर्ड देखो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है। तो ब्लैक बोर्ड है वो कहता है, हाँ तुम्हारी लिखाई सफ़ेद जो है। तो काला ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक मतलब काला, बोर्ड मतलब बोर्ड। जो बोर्ड है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो उस पर अगर सफ़ेद चीज़ से लिखा जाएगा तो बहुत चमकेगी वो। तो वो ब्लैक बोर्ड है कहता है, हाँ तुम्हारी लिखाई सफ़ेद जो है। फिर जो चौक है वो कहती है, अभी अभी पेंट होने की वजह से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है। तो ब्लैक बोर्ड कहता है कि हाँ, इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ साफ और सुंदर दिख रहा है। तो जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या कहता है कि हाँ, मेरा जो रंग है बिल्कुल काला हो गया है, इसलिए तो जो कुछ तुम लिख रहे हो मेरे ऊपर वो बहुत अच्छे से साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जो चौक है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर लिखने के लिए धन्यवाद। फिर कलम और कॉपी का संवाद है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कलम है वो कहती है, तुम सफ़ेद हो इसलिए तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। तो जो कॉपी है वो कहती है, अब बस करो, यह जो पृष्ठ है, पेज है वो भर चुका है, अब दूसरे पेज से लिखना शुरू करो। तो जो कलम है वो कहती है, ठीक है। जो कलम है वो क्या कहती है, ठीक है अब मैं अगले पेज से लिखूँगी। ऐसी ही जो खिड़की है और दरवाजे हैं उनकी आपस में जो बातचीत है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे खिड़की है वो कहती है, देखो हमारे और तुम्हारे जो पर्दे हैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तो जो दरवाज़ा है वो कहता है, हाँ एक ही जैसे होने भी चाहिए, तभी तो अच्छे लगते हैं। मतलब जो खिड़की है उस पर कुछ और डाल दें पर्दा, और जो दरवाजे हैं उस पर किसी और तरह के डाल दें तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो खिड़की है वो कहती है, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे जो हैं मुझसे ज़्यादा लंबे हैं। तो जो दरवाज़ा है वो कहता है, हाँ मैं तुमसे लंबा हूँ इसलिए मेरे पर्दे भी लंबे हैं, और तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम्हारे पर्दे भी छोटे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनो, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें, एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें, इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। तो आपने जो भी संवाद लिखा है इन तीनों का, उसका आपको बनाना है नाटक। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।